वीडियो में प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस की और एक फार्मूला आपको सिखाया P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार का होल स्क्वायर, जहाँ वी बार मीन वेलोसिटी है। ऐसे ही बच्चों हम एक वेलोसिटी लेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर speed of a gaseous molecule. Root mean square speed of a gaseous molecule, इसको हम RMS स्पीड के भी नाम से जानते हैं। RMS रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड, RMS स्पीड कहिए लेट V1, V2, V3 are the speeds of n molecules of gas। ये गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, जरा सा और बढ़ा दें डॉट डैट डॉट Vn, स्पीड्स ऑफ दी n मॉलिक्यूल्स ऑफ दी गैस। देन VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS is defined as the root of, देखो रूट मिला ना, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ mean speeds of the all gaseous molecule, root of square of speeds of all molecules, speed of all molecules। ठीक, तो ये जो VRMS है इसका आसान शब्दों में फार्मूला V बार का स्क्वायर। आपको इसको काटना दे, क्यों? जैसे कि इसके अंदर कुछ होने वाला है। देखो ये जो वी बार स्क्वायर है, वी बार है, ये n मॉलिक्यूल्स का मीन है, इसलिए हमें यहां पर इस फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ेगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। क्या एक्सटेंशन देंगे हम? V1 स्क्वायर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड, V2 स्क्वायर दूसरे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड, ऐसे Vn स्क्वायर nth मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्पीड डिवाइडेड बाय n। ये एक फार्मूला हो गया। अच्छा, अगेन वी नो दैट, अभी इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने सीखा, वी लर्न सो फार P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। राइट gentlemen? तो from here we can write another formula for VRMS as VRMS is equal to, now in the place of V by R square we can substitute 3P by rho, 3P by rho, इसे नोट कर डालें, 3P by rho। थ्री पी बाई रो। नोट कर डालिए इसे। अब इसके आगे की कहानी देखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया। अब थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको मैंने बहुत शुरू में बताया था थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता और टेम्परेचर सबका सेम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इसके लिए हम मानेंगे सपोज 1 मोल ऑफ ए गैस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। सपोज 1 मोल of a gas at absolute temperature T। मान लीजिए सपोज 1 मोल of a gas at absolute temperature T and has a volume V and has a volume V। उसका वॉल्यूम कितना है? V। हैज अ वॉल्यूम V। तो अब अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, Avogadro's hypothesis, according to Avogadro's hypothesis, the number of molecules in 1 mole of gas is 6.023 into 10 to the power 23। कितनी होती है? इतनी होती। लेट करो, लेट मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ गैस is small m and let mass of individual molecule of small gas is m and mean square speed of gaseous molecules is V bar square। ये क्या है बेटा? V bar square है। Then according to kinetic theory of gases, KTG, इतना लंबा काय लिखे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ गैस, P is equal to 1/3 रो V बार का स्क्वायर। अच्छा, P 1/3 रो बाई V का स्क्वायर। बच्चों ये जो रो है ये तो डेंसिटी है और डेंसिटी का एक फार्मूला क्लास 5 से ही हमने सीख रखा है। क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नहीं लिया जाएगा, यहाँ 1 मोल ऑफ गैस का मास चाहिए हमें। क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस में
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ईच मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो टोटल गैस का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू v बार का स्क्वायर। समझे मेरे मुन्ना? ये देखो, अब p का v से मल्टीप्लाई कर दो, देखो देख के जाना, pv इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी बार स्क्वायर। भैया आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि एक मोल गैस के लिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें ये मालूम है कि पीवी की वैल्यू जो होती है वो आरटी होती है। बहुत बढ़िया, पीवी की वैल्यू क्या होती है, आरटी होती है। समझ गए भैया? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी, इतना नोट करो, आगे बताता हूं। अच्छा देखो, अब पीवी बराबर आरटी हमने लिखा, तो इसको लिखने से हमारा फायदा क्या हुआ, अब जहां पर पीवी है वहां पर हम आरटी लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, R इंटू टी, और 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या बचेगा, यहां नीचे m इंटू n लिख देंगे, और यहां पर हम कर देंगे v बार का स्क्वायर। क्या कर देंगे, v बार का स्क्वायर। अच्छा हाँ, और यहां पर ये जो mn है, mn क्या है, ये क्या, मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। समझे मेरे मुन्ना? ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो ये होता क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसको हम m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M। तो कैपिटल M अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात बता रहे, 1 मोल ऑफ गैस। अब ये नीचे वाला तुम नोट कर चुके हो, हम बहुत बार स्क्रीन से हटे। तो देखो, अब ये हो गया, तो जहां पर mn लिखा हुआ है इसके ऊपर हम m लिखेंगे, और v बार स्क्वायर का अंडर रूट, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ n मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Vrms। क्या हो गया ये, Vrms की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट 3RT/m। ये देखो, तो ये Vrms का फार्मूला आ गया। एक और फार्मूला, तो अपन ने वैसे लिया। अच्छा, R क्या, सबको मालूम ही होगा, R गैस कांस्टेंट है। R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें तुम्हें एक चीज और बताता हूं, तो दैट इज Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट T। सपोज, अब यहां पर तुम्हें एक और चीज बताता हूं न्यूमेरिकल के लिए। सपोज m1 एंड m2 आर दी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, m1 एंड m2 आर दी मॉलिक्यूलर वेट of 2 gases having Vrms speeds V1 and V2, then V1 upon V2 is equal to under the root T1 upon T2, which are at temperature T1 and T2, which are at T1 and T2, which are at temperature T1 and T2.
अच्छा, यहां से दो बातें निकल कर आती हैं, वो दोनों देखो क्या है। एक ये कि Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, और एक बात और निकल कर आती है Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो अगर इसी फार्मूले को फिर से लिखें तो यहां पर एक रिलेशन हमको और मिलेगा, m1/m2। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, ये एक और फार्मूला मिल गया, ठीक। अच्छा, लाकिन 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 इसमें भी तो अंडर रूट लगेगा देवियों और सज्जनों, क्योंकि ये उल्टा है लेकिन है तो अंडर रूट में। ये देखो, इसे नोट कर डालो बेटा, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्या है, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी में। नोट कर डालिए। Relation between temperature and molecular kinetic energy. Relation between temperature and molecular kinetic energy. Relation between temperature and molecular kinetic energy. Let the mass of 1 mole of a gas is, the mass of 1 mole of gas is m, and mean square speed is v, RMS, या v लिख लो। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज v बार। क्या है भाई ये? v बार का स्क्वायर। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज v बार स्क्वायर। Therefore kinetic energy of 1 mole of gas, 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, देखो मास कितना है, कैपिटल एम, और तो अपन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप पढ़े थे वर्क पावर थ्योरी, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लिख दिएगा 1/2 mv²। अच्छा, फिर अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसका फार्मूला ये भी हो सकता है, देखते जाना ध्यान से। m लिखा हमने और इसको हम लिखेंगे अंडर द रूट 3RT/m का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/2m × 3RT/m। m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस
1 मोल ऑफ गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? 3/2 RT। क्या हो जाएगी? 3/2 RT। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अगर हमें निकालना हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। भैया एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर n मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब एक की निकालनी होगी तो हम एवोगैड्रो नंबर से भाग दे देंगे, 3/2 R/n इंटू टी। देवी और सज्जनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, R/n ये क्या होता है? ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्या है ये? दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसे आप क्या कहते हो? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वी नो दैट R/n इज इक्वल टू KB। इसे क्या कहते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। देखो किताबें अक्सर n लिखती हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम KB से डिनोट करते हैं, स्मॉल kb। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज KE पर मॉलिक्यूल, एवरेज KE पर मॉलिक्यूल कितनी आ गई बेटा? 3/2 kBT। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, आगे इसका बहुत काम है। 3/2 kBT। अच्छा, इसे नोट करो, इसे आप नोट करो। अब एक्सप्लेन, इसे नोट कर डालो। अब हम तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पढ़ाने से पहले कुछ और बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? प्रिंसिपल एंड मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। इसे नोट कर डालो बेटा। प्रिंसिपल एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। प्रिंसिपल एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अच्छा देखो, we can increase the temperature of a gas in two ways। हम किसी गैस का तापमान दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। We can increase the temperature of the gas in two ways। नंबर 1, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। एक तो प्रोसीजर ये हो गया, और दूसरा नंबर 2। नंबर 2 क्या है भाई? कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। दो तरीकों से हम बढ़ा सकते हैं।
कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ये दो तरीकों से हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, एक बार वॉल्यूम को कर दो। तो अब यहाँ पे टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस डिफाइन होगी। आपको मैं याद दिला दूं, हीट के सप्लाई करने पे डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ये मैं आपके साथ डिस्कस अगर नहीं किया हो तो यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूं। क्या, जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हो तो वो अपने सिर्फ मास और बढ़े हुए टेम्परेचर से ही हीट को गेन या लॉस नहीं करता। साथ साथ में एक और चीज आती है जिसे आप नेचर या मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर दो आइडेंटिकल रॉड लीजिए, लेकिन दोनों रॉड का मास भी सेम रखिए, लेकिन एक रॉड जो है वो स्टील का हो, एक रॉड कॉपर का हो, एक रॉड एल्यूमिनियम, 4-5 रॉड ले लो, एल्यूमिनियम का हो, एक रॉड लकड़ी का हो। अब आप जरा चारों को एक समान फ्लेम पर 2-4 मिनट रखें और रख कर देखें क्या होता है। व्हाट हैपन, होता क्या है? होगा ये कि सबसे ज्यादा गरम स्टील होगी और सबसे कम गरम वो होगा लकड़ी का रॉड होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? हीट तो हमने सबको बराबर ही दी थी, टाइम भी बराबर दिया था, लेकिन हर सब्सटेंस का अपना एक अलग तरीका होता है हीट को रिस्पॉन्स करने का। इसीलिए स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। तो अब जब हम स्पेशली गैस की बात कर रहे होते हैं तो किसी गैस को टेम्परेचर देने का मतलब क्या, हम उसे हीट दे रहे हैं। जब हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट के साथ कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है उसका वॉल्यूम फैक्टर और दूसरा है प्रेशर फैक्टर। इन दोनों फैक्टर के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो hence there are two principal specific heat of gases. There are two principal specific heat of gases. Number 1, specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. अब ये क्या होती है? It is the amount of heat required to raise. It is amount of heat required to raise the temperature of gas. Temperature of gas by 1 degree centigrade at constant volume. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas. ऐसे लिखो, 1 gram of gas, 1 temperature of 1 gram of gas at constant volume. इसी तरीके से सेकंड डिफाइन होगी, इसको हम डिनोट करते हैं छोटे सी v से। ऐसे ही सेकंड, स्पेसिफिक हीट at constant pressure. It is the amount of heat.
is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas, 1 gram of gas by 1 degree centigrade at constant pressure. इसे हम सीपी से डिनोट करें, इतना नोट करो। तो किसी गैस का तापमान दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम करके और कांस्टेंट प्रेशर करके। ये दो तरीके हो गए भाई। अच्छा, इसे नोट कर लो। अब वो तो मास के लिए डिफाइन हुआ। अब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको बड़े सीपी से लिखते, सीवी से लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade at constant volume, at constant volume। नंबर 2 at constant pressure, Cp। The amount of heat, the amount of heat required to raise, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade at कांस्टेंट प्रेशर। ये सीपी हो गया और ये सीवी हो गया। अच्छा, अब यहां दो फार्मूले। इफ m इज द मोलर मास, m इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, m इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर mass of the gas, then Cp Cv is equal to m into Cv and Cp m into Cp। ठीक है बच्चों, इसे भी नोट डाउन करिए।
ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी खींच दिया। आइए अब एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करें। Cp इज ग्रेटर देन Cv है, मैं उसी में बता दूंगा। देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर तुम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो जब वर्क डन नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने का ठेका किसके पास आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो इंटरनल एनर्जी का बढ़ेगा। वर्क तो तुमने किया नहीं, लेकिन जब तुम प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। जब वॉल्यूम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो अब जो हीट दोगे तो उतना टेम्परेचर अचीव करने के लिए इंटरनल एनर्जी को तो वहां तक लाना ही पड़ेगा, साथ में वर्क डन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड करेगा। इसको फिर से समझो, जैसे तुमने एक सिलेंडर में गैस को भरा एन मोल्स लेकर और उसे हीट सप्लाई करी, लेकिन पिस्टन को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो वर्क डन कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि आप T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक जाते हैं तो आपको कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जबकि अगर आपने पिस्टन को फ्री छोड़ दिया तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे और वो टेम्परेचर फिर से अचीव करना चाहते हैं T2, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले के कंपैरिजन में इस बार आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। व्हाई यू हैव टू सप्लाई मोर हीट? जस्ट बिकॉज we have to do the work also. So Cp is greater than Cv, and what is the exact relation between them? I am now going to derive it. अब मैं इसे डिराइव करने जा रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे डिराइव करने आ रहा हूं। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये रिलेशन मेयर रिलेशन के नाम से मशहूर है और ये 3 नंबर का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। Relation between molar specific heat capacities, इसे हम कहेंगे Cp and Cv। मेयर रिलेशन, इसका नाम क्या है? मेयर रिलेशन। मेयर रिलेशन, इसे क्या कहते हैं? मेयर रिलेशन। ठीक, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। अच्छा, अब हमने कहा कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder having volume V temperature T and प्रेशर P। देखो, इस डायग्राम को हम बीच में बनाएं, इस डायग्राम को हम बीच में बनाएं। ये एक डायग्राम, ये एक सिलेंडर है और ये एक मूवेबल पिस्टन है। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। इसमें 1 मोल गैस है और जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। ये 3 चीजें P, V और T। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट फिगर, बात को समझना। ठीक, अब कहिए सपोज
heated at constant volume by supplying Q1 amount of heat at given amount of heat to increase its temperature from T to T plus डेल्टा। एक मोल गैस जो इसके अंदर भरी हुई थी उसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा T कर दिया। अच्छा भाई, हमने देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट दिया, लेकिन एक लॉ है गेल्मसेक लॉ जो ये कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ता है। तो देखो ये है Q1 हीट सप्लाई की हमने एट कांस्टेंट एट डेल्टा V इक्वल टू 0, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। देखो अब इसी पिस्टन की हालत क्या होगी, पिस्टन तो अपनी जगह पे हिलना नहीं है। क्यों नहीं हिलना है? क्योंकि हमने इसको हिलने से मना कर रखा है। तो बेटा इसकी ये दो चीजें जो कांस्टेंट, इसमें भी 1 मोल है गैस का, 1 मोल, और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, लाके इसका जो प्रेशर है, प्रेशर मान लो P प्लस डेल्टा P हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया T प्लस डेल्टा T। ये देखो T प्लस डेल्टा T। तो बाई सप्लाई, तो Q1 की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर सप्लाई किए हो, तो इसलिए Q1 की वैल्यू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, फार्मूला लिख देता हूं NCV डेल्टा T, ये फार्मूला। तो यहां ये 1 मोल है और स्पेसिफिक हीट हम CV मान के आएंगे, और ये डेल्टा T, तो ये क्या हो गया CVT, क्या हो गया भाई CV डेल्टा T, डेल्टा T। अब फिर गैस को हम वापस उसी कंडीशन में लाते हैं। अब हम उस गैस को वापस उसी कंडीशन में लाते हैं और लाकर फिर हम इसे एक्सपेंड करते हैं लाके। इस बार हम क्या करते हैं Q2, इस बार हम डेल्टा P इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी प्रेशर इन क्या है 0 है। पहले इसे यहां रिटर्न करेंगे, ये स्टेज नंबर 2 है, फिर यहां से वापस लाते हैं इसको और फिर इधर बढ़ाते हैं। अब देखो अब क्या होगा भाई, जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया है और वॉल्यूम के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो जब गैस में आप हीट सप्लाई करेंगे तो फिर बच्चों क्या होगा, अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये थी, मान लो पिस्टन यहां आ गया, क्यों, क्योंकि अब वॉल्यूम में चेंज होगा ही होगा। अब फिर यहां पर एक ही चीज कांस्टेंट बचेगी, वो क्या 1 मोल। अब गैस, अब यहां प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम का चेंज आप डेल्टा V मान लो, और टेम्परेचर का चेंज आप T प्लस डेल्टा T मान लो। ठीक, कब, जब आपने सिस्टम को आपने प्रेशर P2 दिया। अच्छा भैया, अब इसे इरेज करने दो, ये फिगर इरेज नहीं करेंगे और ये भी नहीं इरेज करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन प्रूफ करना है। तो पहली हिट तो ये चीज Q1 इक्वल टू CV डेल्टा T। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, सपोज गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय सप्लाइंग Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज इट टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। बस इतना ही मिटा देते हैं।
suppose gas is heated at constant pressure by supplying Q2 amount of heat at constant to increase its temperature from T to T plus डेल्टा। बात समझ आ रही? अच्छा, तो अब Q2 दो काम करेगा। बहुत अच्छे। क्या करेगा? एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करेगा, है ना। तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q2 विल बी यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स, Q1 प्लस W। ये क्या है? टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, समझ गए ना? मैं बोल दिया मुझे, पतली मार्कर तो है नहीं, पतला पतला लिख दें। और ये क्या है? ये वर्क डन है। ठीक, ये क्या है? वर्क डन है। ठीक, अच्छा, अब इसे मिटा देते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करोगे तो वो हीट दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। एक पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और दूसरा पार्ट क्या करेगा बच्चों? दूसरा पार्ट आपका जो है वो वर्क डन करेगा। तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? अब इसे हम मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। अभी इसकी जरूरत है थोड़ी देर में, तो इसको भी मिटाऊंगा। लेकिन W क्या है? वर्क डन। W इज द वर्क डन। ये कहां से निकाला हमने? बाई FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन। तो वर्क डन, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो P प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? पिस्टन का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। ठीक, तो ये क्या हो गया? देखो, P इंटू A, बहुत बढ़िया। और ये जो तुम्हारी Q1 है ना, ये Q1 तो तुम्हें मालूम है, इफ Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, देन Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही फार्मूला NCP डेल्टा T। तो N की वैल्यू तो यहां 1 है, और ये Cp और ये डेल्टा T। भाई T प्लस डेल्टा T माइनस T करोगे तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा Cp डेल्टा T। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। जहां पे Q2 कहीं लिखा था? नहीं, यहां लिखा। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो फ्रॉम 4 and 2 इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ Q2, तो व्हाट यू विल गेट? देखो, बड़ा आसान, इक्वेटिंग 2 and 4, अगर हम 2 और 4 को इक्वेट करें, इक्वेटिंग 2 and 4, तो अपने को मिलेगा Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस P इंटू डेल्टा V। अच्छा, नाउ
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, P इंटू V इज इक्वल टू R इंटू डी है। तो अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट डेल्टा V का हो सेकेंड प्रोसेस में तो वर्क डन P इंटू A, तो अबे सॉरी यार, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, आई एम सॉरी ये फार्मूला में गलत लिख गया, चेंज इन वॉल्यूम वो तो फोर्स का फार्मूला होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा V इंटू डेल्टा V, ठीक, चेंज इन वॉल्यूम। तो P, अब अगर हम लिखे P इंटू डेल्टा V तो अपने को लिखना पड़ेगा R इंटू डेल्टा डी, समझिएगा। अब देखो तो जहां जहां तुमको P इंटू डेल्टा V दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 5 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम 6 putting P into delta V in 5, ठीक, इसे नोट करो। तो मैं बताता हूं आगे। अब ऊपर की 3 लाइनें मिटा देते हैं। आ गया भैया रिजल्ट, देखो तो Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी इज प्लस R इंटू डेल्टा टी, ठीक। अब डेल्टा टी यहां भी है, डेल्टा टी यहां भी है और डेल्टा टी यहां भी है, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये देखो रिश्ता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब इसी से हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और वो वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। अगला वीडियो आपका इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आखिरी वीडियो होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हम लोग इस पर बात चर्चा फिर से करते हैं, ठीक है।